यस सर। जी, तो उसकी सिर्फ लिमिट्स चेंज होंगी, फंक्शन वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ उसकी लिमिट्स चेंज होंगी। तो अब u ऑफ n का एम्पलीट्यूड क्या होता है? सिर्फ u ऑफ n का एम्पलीट्यूड इट इक्वल्स टू 1। कब? व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आप इस u ऑफ n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी और फंक्शन से विच इज से x ऑफ n माइनस एन नॉट, तो फंक्शन तो वही रहेगा, x ऑफ n माइनस एन नॉट ही रहेगा, लेकिन किस रेंज में? फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और वो 0 हो जाएगा किस रेंज में? जब n की वैल्यू 0 से कम होगी। फिर ठीक है सर। सिमिलरली फंक्शन आपके पास x ऑफ n माइनस एन नॉट है। अब ये दूसरा सिग्नल क्या है? शिफ्टेड यूनिट स्टेप है। शिफ्टेड यूनिट स्टेप 1 कब होगा? जब n की वैल्यू n नॉट से ज्यादा होगी। तो फंक्शन तो वही रहेगा x ऑफ n माइनस एन नॉट, लेकिन लिमिट्स अब क्या हो जाएंगी? फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट एंड 0 फॉर n लेस देन n नॉट। ठीक है, तो इसमें और ऊपर वाले में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे लिमिट्स है n ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लिमिट्स क्या होंगी? n ग्रेटर देन n नॉट। क्लियर? ठीक है सर। सर और एक पॉइंट ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट है ना मल्टीप्लिकेशन वाला, सर उसमें x ऑफ 0 क्या होता है? x ऑफ 0 मीन्स फंक्शन की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 0 या n इक्वल्स टू 0। कहाँ पे था ये? x ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ऑफ t। अब डेल्टा ऑफ t क्या चीज़ है? एक इम्पल्स है, किस पॉइंट पे डिफाइंड है? 0 एट पे। t इक्वल्स टू 0, अदरवाइज 0 है। ठीक है, तो फंक्शन की अब x ऑफ t को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल्टा ऑफ t से, तो रिजल्टेंट इम्पल्स ही होगी एट डेल्टा ऑफ t, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, और वो चेंज्ड एम्पलीट्यूड क्या होगा? दिस विल बी फंक्शन की वो वैल्यू जो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे थी। ठीक है, सर मतलब कि जो 0 पॉइंट होगा उस पे जो फंक्शन एम्पलीट्यूड की होगा। वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे, मीन्स जो भी फंक्शन है x ऑफ t, t इक्वल टू 0 पे उसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। जिस तरह अगर आपसे एक ग्राफ बनाते हैं ना डिस्क्रीट केस में, आप अपने SGPS का ग्राफ बनाएं, तो सेमेस्टर नंबर 1 मीन्स n इज इक्वल टू 1 पे जो SGPA है, सेमेस्टर 2 लेट्स से n इज इक्वल टू 2 पे जो GPA है, n इज इक्वल टू 3 मीन्स थर्ड सेमेस्टर पे जो GPA है। ठीक है, तो x ऑफ 1 का मतलब क्या होगा? GPA ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। x ऑफ 2 का मतलब क्या होगा? GPA इन द सेकेंड सेमेस्टर। x ऑफ 0 का मतलब क्या होगा? GPA इन द 0 नंबर सेमेस्टर। ठीक है सर। ठीक है, इसको अगर आप सर इधर t की जगह कोई भी अगर t हम 3 पुट कर दें तो फिर जो थर्ड नंबर पे एम्पलीट्यूड होगा फंक्शन की वैल्यू होगी वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। वो फिर डेल्टा ऑफ टी नहीं होगा ना, फिर वो डेल्टा ऑफ टी माइनस 3 होगा कि एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से डेल्टा ऑफ टी माइनस 3। अब ये एक इम्पल्स है टी माइनस 3 सपोज, तो किस पॉइंट पे डिफाइंड है? टी इज इक्वल टू 3 पे, तो ये रिजल्टेंट बनेगा एक्स ऑफ 3 ओनली। ठीक है सर समझ आ गई है। ठीक है, तो एक्स ऑफ टी नॉट का मतलब है, अब इसको भी अगर आप लिखेंगे तो बेसिकली ये चीज़ बनेगी आपके पास एक्स ऑफ टी multiplied by delta of t minus t naught equals to x of t naught multiplied by delta of t minus t naught। सैंपल की पोजीशन यही रहेगी, सैंपल की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उसका सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होगा, और वो एम्पलीट्यूड क्या होगा? जो ओरिजिनल फंक्शन में सिग्नल उस पॉइंट पे डिफाइंड है जिस पॉइंट पे इम्पल्स है। क्लियर? यस सर समझ आ गई अब।
ओके जी, बस ये दो प्रॉपर्टीज और हैं एंड देन वी आर डन विद द कोर्स। तो हम थोड़ा सा पीछे हैं बट स्टिल एक्सेप्टेबल। लेक्चर 10A इसलिए कि 10 में थोड़ा सा पार्ट रहता है, एक छोटा सा टॉपिक है, वो बाद में करेंगे। The third property is causality of LTI systems. अब generally causality की definition क्या थी? As we know that a system is said to be causal if output of the system depends only on the present and previous values. सिर्फ present पे वो फिर भी causal है, सिर्फ previous पे वो फिर भी causal है. So means slash and or previous values. ठीक है, अब inputs. Then we say that the system is causal. अगर फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है देन सिस्टम इज नॉन कॉजल। अब एलटीआई सिस्टम कब कॉजल होगा? एलटीआई सिस्टम कॉजल कब होगा? when so here we know that LTI system output of the system is equal to convolution of the input and the impulse response. We say y of n is x of n convolved with h of n, or y of t is x of t convolved with h of t. Now for the system to be a causal, उसका impulse response कैसा होना चाहिए? So impulse response should be equal to 0 for n less than 0, or h of t should be 0 for t less than 0. अगर ये condition justify हो रहा है तो then we say system is causal. Means कि जो impulse response है उसमें n के negative values के लिए impulse response should be 0. And similarly t की negative values के लिए impulse response should be 0. Say for example h of n is delta of n plus delta of n minus 1. Y of n क्या होगा? X of n convolved with h of n. X of n convolved with h of n की वैल्यू हम ले रहे हैं delta of n plus delta of n minus 1, again using distributive property. Output is x of n convolved with delta of n plus x of n convolved with delta of n minus 1. Then output will be x of n plus x of n minus 1. So as in the above equation, output is dependent on the present and previous input, so the system is causal. Because h of n is equal to delta of n plus delta of n minus 1 satisfies the condition h of n equals to 0 for n less than 0. Means कि अगर मैं इस equation को लूँ और n लेस देन 0 का मतलब यहाँ पे क्या होगा? कि सपोज मैं यहाँ पे n की वैल्यू -1 लूँ, लेट्स से n इज इक्वल टू -1, ऊपर वाले सर फंक्शन n-1 फ्यूचर वैल्यू नहीं होती? नहीं, एक मिनट ना, h ऑफ n की वैल्यू मैं यहाँ पे -1 ले रहा हूँ तो h ऑफ -1 क्या आएगा? h of -1 equals to delta of -1 plus h of n की वैल्यू -1 लें तो h of -1 equals to delta of -1 plus delta of -1 क्या हो जाएगा? -2. अभी किसकी इक्वल है? delta of -1 is 0 plus delta of -2 is also 0, which is equal to 0. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? नो सर। ये इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू -1 ले रहा हूँ विच इज लेस देन 0, ठीक है, तो h ऑफ -1 क्या होगा? डेल्टा ऑफ -1 डेल्टा प्लस डेल्टा ऑफ -2. डेल्टा ऑफ -1 is 0 because we say only del of 0 is 1. 0 plus 0 equals to 0. It satisfies this condition. Similarly अगर मैं n की वैल्यू -2 लूँ तो h of -2 क्या आएगा? डेल्टा ऑफ -2 प्लस डेल्टा ऑफ -3 which is also equal to 0. So for n less than 0 this term will be 0. अब n greater than 0 की बात करें तो अगर exactly n equals to 0, so h of 0 will be delta of 0 plus delta of -1. तो delta of 0 equals to 1.
प्लस डेल्टा ऑफ -1 इज 0, इसका रिजल्ट 1 आएगा। ठीक, अगर n की वैल्यू +2 लें तो h ऑफ 2 विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ 2 प्लस डेल्टा ऑफ 2 - 1 डेल्टा ऑफ 1, then again it is 0. So in short we say कि अगर n नेगेटिव लें तो आपके पास जो भी इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है इसका रिजल्ट 0 आए, then we say system is causal. अगर ये 0 नहीं आता for n less than 0 then system is non-causal. So we say consider another example. Let's say h of t is delta of t plus 1 plus delta of t. Again we say for LTI system output is input convolved with impulse response. This will be x of t convolved with delta of t plus 1 plus delta of t. Again use distributive property. X of t convolved with delta of t plus 1 plus x of t convolved with delta of t. इन दोनों के कन्वोल्यूशन से रिजल्ट क्या आता है, x of t plus 1, और इन दोनों को कन्वॉल्व करें तो रिजल्ट क्या आता है, x of t. So we say output is dependent on the future input plus the current input. So this system is non-causal. Also the given impulse response does not satisfy the condition of causality which is h of t equals to 0 for t less than 0. मीन्स अगर इस इक्वेशन में आप t की वैल्यू -1 डाल दें, h ऑफ -1 क्या आएगा, 1 हो जाएगा सब सारा कुछ। अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूँ ना t इज इक्वल टू लेट से -1, h ऑफ -1 क्या बनता है, सर 1 इज इक्वल टू h ऑफ t की जगह -1 लो तो -1 प्लस 1 प्लस डेल्टा ऑफ -1। ठीक, इससे क्या रिजल्ट आएगा, दिस विल बी देन इक्वल टू 1 1 हो डेल्टा जाएगा। ऑफ -1 प्लस 1 इज डेल्टा ऑफ 0 एंड डेल्टा ऑफ 0 इज 1। ठीक, प्लस डेल्टा ऑफ -1 इज 0, so this term equals to 1. तो h of -1 किसके इक्वल आ रहा है, h of -1 is basically in this case 1, which is the violation of this condition. ठीक है, so we say this system is non-causal. अब अगेन अगर मैं आपसे वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लूँ जो पहले था, let's say h of n equals to u of n, is this system causal? नो सर नॉन काजल। जी, क्या नॉन causal? नहीं, ये अभी किस क्लास में किया था, h of n equals to u of n अभी किया था ना, एग्जैक्टली, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो अगर आप h of n is u of n which is basically del of n plus del of n minus 1 plus del of n minus 2, तो y of n किसकी इक्वल आ रहा है, x of n plus x of n minus 1 plus x of n minus 2 and so on. So आउटपुट किस पे डिपेंडेंट है, current input plus previous input plus previous input plus previous input. So this represents a causal system. अब h of n किसके इक्वल है, this is basically 1, कब, when n is greater than or equal to 0 and it is 0 otherwise, means 0 है कब, when n is less than 0. अब ये तो आपके इम्पल्स रिस्पॉन्स इस क्राइटेरिया को जस्टिफाई कर रहा है कि अगर n की वैल्यू 0 से कम होगी तो इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 होगा, और अगर n की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो देन इट्स अ नॉन ज़ीरो वैल्यू. सो वी से दैट द सिस्टम इज causal.
लेकिन एक्चुअल चीज़ आपने सिस्टम की इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ढूंढनी है। शॉर्टकट है ये प्रॉपर्टीज इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए कि अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स आपका दो प्रॉपर्टीज इनको जस्टिफाई कर रहा है देन वी से सिस्टम इज कॉजल। और अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स इन कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा देन द सिस्टम इज नॉन कॉजल। किसी को क्वेश्चन हो कॉजिलिटी में? Important and thing is this thing, Excuse me. input convolved with impulse response। इससे आपको मिलेगी सिस्टम की इक्वेशन। तो उस सिस्टम की इक्वेशन आपको बेसिकली बताएगी कि सिस्टम कॉजल है या नॉन कॉजल है। लेकिन अगर एलटीआई सिस्टम है तो आप डायरेक्टली इम्पल्स रिस्पॉन्स को देख के बता सकते हैं कि सिस्टम कॉजल होगा या नॉन कॉजल होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट एलटीआई सिस्टम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर इम्पल्स रिस्पॉन्सेज। कि अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको पता हो सिस्टम का तो आप इजीली बता सकते हो कि सिस्टम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज स्टेबिलिटी। ये पूरे का पूरा इमेज मैंने बुक से उठाया हुआ है, ठीक है। सो मैं अगर इसको रिकॉल कर रेड कर दूं, so it says recall that system is stable if every bounded input There's produces bounded output. a bounded output. So in order to determine conditions under which LTI systems are stable, consider an input x of n that is bounded in magnitude. Let's say x of n is less than or bounded value represented by capital B for all n. Now again वो convolution की equation क्या बनती है? Y of n is equal to impulse response convolved with the x of n, जिसकी mathematical equation क्या है? Summation k h of k into x of n minus k. Now here if we say that since the magnitude of the sum of set of numbers is no larger than the sum of the magnitudes of the numbers, so this is less than or equal to summation absolute value of h of k multiplied with absolute value of x of n minus k. Magnitude की properties में आपने कहीं पढ़ा होगा that magnitude of a multiplied by b is less than or equal to magnitude of a multiplied by magnitude of b. तो यहाँ पे हमने क्या कहा था? x of n is less than or equal to a bounded value. x of n minus k क्या टर्म है? दिस इज एक्चुअली a shifted signal. तो अगर आप बाउंडेड सिग्नल को शिफ्ट भी कर दें तो इट विल रिमेन अ बाउंडेड वैल्यू. So x of n minus k magnitude is less than b for all values of k and n. Now comparing equations, we say y of n is less than or equal to b times summation h of k. ये इस equation से 2.83 से for all n. Now from equation 2.85 ये जो equation है, we can conclude that if the impulse response is absolutely summable, that is कि अगर ये summation h of k is less than infinity, means it is a some bounded value, then this bounded value multiplied by another bounded value results in a bounded value. तो आउटपुट कब बाउंडेड आएगी आपके पास? इनपुट तो बाउंडेड है रिप्रेजेंटेड बाय बी, जब आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है दिस इज एब्सोल्युटली समेबल, मीन्स इसको अगर आप सम करें एंड दिस इज रिजल्ट्स इन लेस देन infinity, then we say that output y of n is bounded in magnitude and hence the system is stable. Then therefore equation 2.86 is a sufficient condition to guarantee the stability of discrete time LTI system. In fact this condition is also necessary conditions. ठीक है, फिर प्रॉब्लम्स की एक्सप्लेनेशन है. सो शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें कि k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी h ऑफ k मस्ट बी लेस देन इन्फिनिटी. तो इम्पल्स रिस्पॉन्स को क्या होना चाहिए? एनर्जी सिग्नल या पावर सिग्नल, सो दैट द सिस्टम इज स्टेबल. कोई बताएगा?
इम्पल्स रिस्पॉन्स, अगर आप ये इक्वेशन देख लें, इस पर सिर्फ एक स्क्वायर डाल दें, ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? सर पावर सिग्नल। सर पावर या एनर्जी? सिर्फ यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट पे स्क्वायर डाल दूँ। सर ये एनर्जी की। एनर्जी, ठीक है। सो व्हेन वी से दिस टर्म इज लेस देन इन्फिनिटी, तो इसका स्क्वायर इज आल्सो लेस देन इन्फिनिटी। इम्पल्स रिस्पॉन्स को कैसा होना चाहिए फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल? इट शुड बी एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल। ये इक्वेशन कौन सी है, एनर्जी की है या पावर की है? ये इक्वेशन, इट इज सर बेसिकली पावर की है। रिप्रेजेंटिंग एनर्जी। सर ये एनर्जी की है सर, ये ये पावर। एनर्जी की है ना, पावर में तो आप इसको टोटल टाइम से डिवाइड भी करते हैं फिर, ठीक है। सर उसका एवरेज भी लेते हैं एवरेज। सर एम्पलीट्यूड जो होता है वो पावर नहीं होता। नहीं, वो अलग इन चीज़ है ना, एम्पलीट्यूड एरिया अंडर एम्पलीट्यूड कर्व होता है नहीं। ना। एम्पलीट्यूड अगर हम कहते हैं ना कि इस केस में अगर हम ये कहें ना, if k approaches to infinity and amplitude is either constant or it approaches to zero, तो वो तो फिर बाउंडेड की डेफिनेशन है, ठीक है। तो मीन्स आपके पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इट शुड बी अ बाउंडेड वैल्यू, ठीक। So here generally we say this impulse response of the system should be an energy signal, or area under the curve should be bounded. Then we say that the system is, or this function is absolutely summable. Less than infinity का ही मतलब है ना, इससे कोई कांस्टेंट वैल्यू आए। अगर इस इक्वेशन से कोई सर हमें कांस्टेंट इसको वैल्यू देख के आएगी, जी सर हमें इसको देख के कैसे पता लगेगा ये एरिया अंडर कर्व है? सर जो इम्पल्स फंक्शन होता है वो तो हमें एम्पलीट्यूड देता है ना, वो तो हमें एरिया नहीं देता कोई भी। नहीं, इम्पल्स फंक्शन तो एक पॉइंट पे है ना, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये इम्पल्स फंक्शन नहीं है। दिस एच ऑफ के रिप्रेजेंट्स द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। जो भी एलटीआई सिस्टम का आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वी से सिस्टम विल बी स्टेबल सिस्टम। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वी से सिस्टम इज अनस्टेबल। अगर आप इस इक्वेशन को देख लें, यहाँ पे से स्क्वायर डाल दें, तो देन दिस रिप्रेजेंट्स द सिग्नल एनर्जी। इफ यू रिमेंबर, तो हमने यही कहा था कि अगर सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट है, सो वी से इट इज एनर्जी सिग्नल एंड पावर ऑफ दैट सिग्नल इज ऑलवेज जीरो। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स आपके पास एनर्जी सिग्नल है, तो वी से दैट सिस्टम इज स्टेबल। और अगर आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स पावर सिग्नल होगा, देन द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। Now same is true for x of t less than b continuous टाइम के लिए। अब फर्क सिर्फ क्या आएगा, y of t equals to h of t convolved with h of x of t, और we say integral h of t multiplied by x of t minus t deta कन्वोल्यूशन की इक्वेशन है। सर एक बार फिर बताएं, पावर क्यों अनस्टेबल होगी? ये एनर्जी सिग्नल है ना, ये इक्वेशन एनर्जी सर सिग्नल है, एक्सक्यूज सिर्फ मी। यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है, ठीक है। So we say that the impulse response of the LTI system should be an energy signal, then the system will be stable। इसके बाद एक एग्जांपल है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं सर, आपने कहा है कि पावर जो है वो अनस्टेबल है ना सर, वो क्यों सर? वो क्यों का है बताता हूँ ना अभी। नेक्स्ट एक से पीरियोडिक सिग्नल है इनपुट पे, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज अ पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। तो फिर यस सर। आउटपुट अनबाउंडेड आएगी आपके पास। देख लेते हैं अभी एग्जांपल है, इसमें क्लियर हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस के लिए प्लीज वही चीज़ है, एच ऑफ टी कन्वॉल्व विद एक्स ऑफ टी, ओपन कर दें तो इसे इंटेग्रल एच ऑफ टा एक्स ऑफ टी माइनस टा डेटा विच इज लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल एच ऑफ टा इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टा डेटा। वही को पूरा सुपोजिशन है कि अगर एक्स ऑफ टी बाउंडेड है तो एक्स ऑफ टी माइनस टा भी बाउंडेड है। सो वी से इट इज बी टाइम्स इंटेग्रल एच ऑफ टा डेटा। अब ये आउटपुट कब बाउंडेड मिलेगी आपको, जब आपके पास इंटेग्रल एच ऑफ टा डेटा is less than infinity. Less than infinity means it is a bounded value, ठीक है। और we say that
System is stable if the impulse response is absolutely integrable. That is, if integral h of tau data is less than infinity. ठीक? As in discrete time, if equation is not satisfied, there are bounded inputs that produce unbounded outputs. Therefore, the system of continuous time LTI system is equivalent to that equation. तो दो equations थी, एक 2.86 जिसमें क्या है, summation h of k should be less than infinity, और continuous में वही चीज़ क्या है, integral h of tau data या simply h of t dt should be less than infinity. जो भी आपको impulse response given है, अगर तो वो absolutely summable है या वो absolutely integrable है, then we say that system is stable, otherwise the system will be unstable. अब जो मैंने एनर्जी और पावर सिग्नल की बात की है तो प्लीज इसको यहाँ पे देख लें. Examples and different. First one says accumulator of is given by the equation. Accumulator क्या था? That is equal to k from 0 to infinity x of n minus k. अगर इसको मैं फर्दर ओपन करके लिखता हूँ, ये किसकी इक्वल आएगा, x of n plus x of n minus n 1 minus 1 plus plus n x of x n of minus 2. n minus 2. अब तक एडिशन होती रहेगी infinity तक. इन सारी की सारी प्रीवियस वैल्यूज. आउटपुट किस पे डिपेंडेंट है, करंट प्लस प्रीवियस प्लस प्रीवियस प्लस प्रीवियस, जब ये दुनिया बनी थी. ठीक है, ये आउटपुट आपको बाउंडेड मिलेगी या अनबाउंडेड मिलेगी? आउटपुट आपको अनबाउंडेड मिलेगी. ठीक है, बेशक इनपुट करंट इनपुट बाउंडेड होगी, प्लस उससे प्रीवियस वैल्यू भी बाउंडेड होगी, प्लस उससे प्रीवियस वैल्यू भी बाउंडेड होगी. तो अगर आप हिस्ट्री में जाते जाएं जब ये दुनिया बनी थी, तो we say output at this point is equal to the current input plus all the previous inputs till date. ठीक है, then we say that this system is unstable. क्यों? कि अगर x of n bounded है, let's say b, तो x of n minus 1 भी bounded होगा, x of n minus 2 भी bounded है. तो बाउंडेड वैल्यू को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करें तो रिजल्टेंट क्या आता है, अनबाउंडेड. ठीक है, और वी से द सेम इक्वेशन इज, सिर्फ इक्वेशन चेंज है, k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ k. ये दोनों इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन सेम है, जस्ट विद अ डिफरेंट समेशन की लिमिट्स चेंज है. ठीक है, ये k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस k, ये समेशन k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ k. अब इस समेशन को भी मैं अगर ओपन करता हूँ तो आखिरी वैल्यू क्या बनती है, लास्ट वन, दिस विल बी x ऑफ n, क्योंकि अपर लिमिट n है, उससे प्रीवियस वैल्यू क्या होगी फिर, n minus 1 n minus 2 इस तरह जाते n जाएंगे. माइनस 2, जिस तरह ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है. ठीक है, these equations are basically same. y of n equals to this, y of n equals to this. अब h of n क्या होगा इस सिस्टम के लिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स. एक्यूमुलेटर का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या बनता है फ्रॉम दिस इक्वेशन, y of n is x of n plus x of n minus 1 plus x of n minus 2. तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, x of n की जगह हम इम्पल्स सिग्नल लें तो आउटपुट क्या होगी, x of n की जगह मैं इनपुट ले रहा हूँ डेल्टा ऑफ n, तो आउटपुट को क्या होना चाहिए, 1. इनपुट इम्पल्स सिग्नल हो तो आउटपुट को क्या कहते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स. तो अगर इनपुट डेल्टा ऑफ n है तो आउटपुट क्या होगी, देन y of n विल बी
एच ऑफ एन। सिमिलरली अगर इनपुट डेल्टा ऑफ एन माइनस वन है, आउटपुट क्या होगी? एच ऑफ एन माइनस वन। इनपुट अगर डेल्टा ऑफ एन माइनस टू है तो आउटपुट इज देन एच ऑफ एन माइनस टू। सो शॉर्टली वी से कि अगर आप x को रिप्लेस कर दें डेल्टा से सिस्टम की इक्वेशन में, x को रिप्लेस करें डेल्टा से, देन y इज रिप्लेस्ड बाय h। ठीक, तो इस एक्यूमुलेटर के लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या बनता है? एच ऑफ एन इक्वल्स टू समेशन के फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, then x is replaced by delta. So this will be delta of n minus a. अब ये इक्वेशन क्या बनेगी? This is again delta of n plus delta of n minus 1 plus delta of n minus 2 कहाँ तक? अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये क्या बन गया? डेल्टा ऑफ एन प्लस डेल्टा ऑफ एन माइनस वन प्लस डेल्टा ऑफ एन माइनस टू। ये कौन सा सिग्नल है? यूनिट स्टेप। बेसिकली u ऑफ n। ठीक, h of n is equal to summation k from minus infinity to n, delta of k is same as u of n। अब क्या ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? अब स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या था? बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। Summation of the absolute value of the function should be less than infinity। तो अगर मैं u of n को सम करता हूँ, लेट्स से u of k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू n, इसका रिजल्ट क्या आता है? इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, वही बात है ना, डेल्टा ऑफ n फॉर n इज इक्वल टू 0, देन फॉर n इज इक्वल टू 1, देन फॉर n इज इक्वल टू 2, देन फॉर n इज इक्वल टू 3। तो मैं 1 को ऐड कर रहा हूँ, कितने टाइम्स ऐड कर रहा हूँ? मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। तो अगर आप 1 को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करें तो रिजल्टेंट क्या होता है? इन्फिनिटी आएगा। सो हियर वी से दैट h of n equals to, sorry, summation h of n equals to infinity। ठीक, as the impulse response of accumulator is not absolutely summable, so the system is unstable because output is equal to the sum of the present input plus all the previous inputs। अगर आपके पास कोई सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स किसके इक्वल है? यूनिट स्टेप सिग्नल है। यूनिट स्टेप सिग्नल को अगर आप सम करते हैं से फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी तक, तो अगर आप 1 को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करें then the system results in the value infinity, and we say this is against or this is violation of the criteria for stability। वो क्या था? Summation h of k should be less than infinity। यहाँ पे infinity आ रहा है which is equal to infinity, so we say that the system is unstable। Clear? तो पॉइंट किसी को मतलब होगा? सर रिपीट करते हैं। पहले एक दफ़ा पढ़ लें सारे पॉइंट को। ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करें। जब ये पढ़ लें तो मुझे बता दें कि सर सर आगे। वो इस लेक्चर का आप कुछ करें, क्योंकि सर हमारे पास बाद में जब इक्वेशंस नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाता हमारे लिए। आप जो अपलोड करते हैं इक्वेशंस नहीं होती। ये वाली तो होंगी इमेज है पूरे का पूरा, अदरवाइज इक्वेशंस आपको बुक में मिलती हैं, बट स्टिल मैं देखता हूँ अभी पीडीएफ में कन्वर्ट करके दूँगा। ठीक है,
स्टेबल सिस्टम का सिंपल अगर इसको शॉर्टकट लें तो वी से दैट इफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड मीन्स आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपको सम लेना आना चाहिए। अगर एच ऑफ एन गिवन है तो उसका सम कैसे लेंगे, जो भी उसका सम का रिजल्ट आएगा अगर वो इन्फिनिटी से कम है तो वी से सिस्टम इज स्टेबल, अगर वो इन्फिनिटी आता है देन वी से सिस्टम इज अनस्टेबल। कॉन्टिन्यूस के केस में क्या होगा कि इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी गिवन है, एच ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेट कर दें फॉर द गिवन लिमिट्स, अगर वो लेस देन इन्फिनिटी आए तो वी से दैट द सिस्टम इज स्टेबल, और अगर इन्फिनिटी आता है देन द सिस्टम इज अनस्टेबल, जस्ट लाइक इन दिस केस कि अगर आप u ऑफ n इम्पल्स रिस्पॉन्स हो सिस्टम का देन वी से दैट सिस्टम इज अनस्टेबल। क्लियर? अच्छा, इसी का शॉर्ट सी चीज़ है, एक और टर्म यूज होता है स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स किसे कहेंगे, कोई बता सकता है? विदाउट रीडिंग व्हाट इज अ स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम? जो उस पॉइंट से इनपुट हमारे पास जीरो और उसके आगे पर स्टार्ट कर, जिस तरह यूनिट स्टेप होता है। हमारे पास अगर इनपुट में यूनिट स्टेप फंक्शन हो तो उसका जो रिस्पांस होगा वो यूनिट स्टेप रिस्पांस होगा। इसको आप सर्किट्स में क्या नाम देते हैं स्टेप रिस्पॉन्स को? कांस्टेंट वैल्यू। उसको क्या कहते हैं, कौन सा रिस्पॉन्स? सर्किट्स में आप पढ़ के आए हैं, दो किस्म के रिस्पॉन्सेस पढ़े हैं, नाम याद है कुछ? सर्किट्स में आपने सर्किट 1 2 में दो रिस्पॉन्सेस पढ़े थे विद रेफरेंस टू आरसी आरएलसी सर्किट्स। सर एक एक्सपोनेंशियल होता है ना, नेम्स में एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स था, दूसरा स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट रिस्पांस। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। इंपल्स रिस्पॉन्स आप कैसे चेक करते थे? सॉरी, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स at time t equals to what? जीरो। टाइम t equals to 0 का क्या मतलब है? For the shortest possible time. t is equal to 0 for the shortest possible time, कौन सा सिग्नल डिफाइन होता है? यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए। सर वही होता ना सर यूनिट स्टेप, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 के लिए सर्किट में का जो सोर्स होता था वो ऑफ होता था और t इक्वल टू 0 के बाद फिर उसके बाद ऑन हो जाता था, तो ये यूनिट स्टेप होता था। t is equal to 0 पे जो आप सिग्नल को डिफाइन कर रहे हैं वो कौन सा सिग्नल है? ओनली एट t equals to 0। t is equal to 0 पे जो आप टाइम सिग्नल का सिस्टम का रिस्पांस चेक कर रहे हैं दैट इज योर ट्रांजिएंट रिस्पांस। यहाँ पे हम उसी को कह रहे हैं इम्पल्स रिस्पांस। तो t is equal to 0 means shortest possible time, दैट इज इम्पल्स रिस्पांस। और दूसरा रिस्पांस आप क्या बता रहे हैं? स्टेडी स्टेट रिस्पांस। स्टेडी स्टेट रिस्पांस कब क्या है? t greater than 0। so for t greater than 0 means it's a unit step signal। Clear? The unit step response means when input of the LTI system is a unit step signal, तो फिर उसका response जो होगा that is a step response and it is represented by S of t for continuous time and S of n for discrete। तो अब जनरली आउटपुट किसके इक्वल है? आउटपुट ऑफ LTI सिस्टम इज इनपुट कन्वॉल्व विद द इम्पल्स रिस्पांस। अगर मैं इनपुट क्या लूँ, x of n को u of n लूँ, then its output y of n will be represented by s of n। so s of n is u of n convolved with h of n। तो एक इक्वेशन है कि u of k समेशन कन्वोल्यूशन की इक्वेशन है, समेशन u of k into h of n minus k
S of n is equal to summation k from 0 to infinity. क्यों? कि u of k is 1 for 0 to infinity. So k from 0 to infinity h of n minus k. So this is the relationship between the impulse response and the step response. कि अगर आपको impulse response पता हो तो using this equation you can easily find the step response, and step response basically gives you the steady state response of the system. Or by using commutative property we say h of n convolved with u of n, or h of k into u of n minus k. Again u of n minus k में k की लिमिट्स क्या बनेंगी? From minus infinity to n h of k. अब एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है. These two equations are similar. So similarly, the step response for continuous time LTI system is given by y of t is x of t convolved with h of t. तो अगर x of t को मैं रिप्लेस करूँ u of t से, तो s of t क्या होगा? u of t convolved with h of t. So s of t equals to u of t into h of t minus t data. एक ये इक्वेशन बनेगी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी h of t minus t data. इसी की इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है? That s of t is h of t convolved with u of t, or it is h of t into u of t minus t data. तो u of t minus t कब 1 होगा? When t limits from minus infinity to t. तो ये दो इक्वेशंस है continuous टाइम के लिए. So it's a relationship between step response and impulse response. Though both are same. सिर्फ बज़ाहिर they are different, but actually their results are same. So shortly, step response कैसे find करना है? If you know the impulse response of the system using these different equations, you can easily find the step response. Or step response simply means steady state response. So in terms of systems, we say अगर आपको impulse response मालूम हो system का, आप उस system की सारी properties बता सकते हैं. ठीक है? अब यही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ा सा समराइज्ड. ये टेबल मैंने खुद बनाया, किताब में नहीं है. प्रॉपर्टीज़ क्या थी? समरी. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव. कॉन्टीन्यूस के लिए कम्यूटेटिव क्या है? x1 of t convolved with x2 of t equals to x2 of t convolved with x1. Discrete के लिए क्या होगा? x1 convolved with x2 equals to x2 convolved with x1. Similarly, associative for continuous time, associative for discrete time. Distributive for continuous time, distributive for discrete time. Memoryless में क्या था? अगर इस तरह का impulse response होगा, which is k times delta of t or k times delta of n, then we say system is memoryless. अगर impulse response किसी भी और type के other than these two, then we say system is with memory. Invertibility में क्या है? For continuous time, कि अगर आप दो systems को सीरीज में कनेक्ट करें तो जो दोनों के impulse responses हैं, let's say h1 and h2, in continuous time we say h1 of t convolved with h2 of t. तो इन दोनों को convolve करके result क्या आना चाहिए? Delta of t means it represents the identity system. h of n should be h1 of n convolved with h2 of n equals to delta of n. तो invertibility में क्या है? दो systems s1 s2 connected in series and their overall impulse response should be equal to the unit impulse function. Then system is invertible. Causality क्या है? h of t equals to 0 for t less than 0 and h of n equals to 0 for n less than 0. If these conditions are justified, then we say system is causal. Stability में क्या है? ये दोनों equations same हैं. h of t data with the limits from minus infinity to t should be less than infinity, or integral limits from 0 to infinity h of t minus t data should be less than infinity. Same is true for discrete. Summation k from 0 to infinity h of n minus k, or summation k from minus infinity to n h of k should be less than infinity. Then the system is stable. Step response अभी आखिरी की है.
कॉन्टिन्यूस के लिए स्टेप रिस्पॉन्स की रिलेशनशिप है विद इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक, तो स्टेडी स्टेट अगर आपको याद हो तो क्या था, एज टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो जो आपके पास रिस्पॉन्स है इट शुड बी आइदर कांस्टेंट और इट शुड अप्रोच टू जीरो, देन वी से दैट सिस्टम इज स्टेबल। तो स्टेबिलिटी आप बेसिकली यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या है सिस्टम का। अगर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स किसी कांस्टेंट को अप्रोच कर रहा है और इट अप्रोचेस टू जीरो एज टाइम इंक्रीज अप्रोचेस टू इंफिनिटी, देन द सिस्टम इज स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए आप स्टेप रिस्पॉन्स से भी देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें स्टेबिलिटी में वही चीज़ है कि इंटेग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी एच ऑफ डेटा शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड दे आर एग्जैक्टली सिमिलर। सेम इज ट्रू फॉर दिस सेकेंड केस कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी जो राइट साइड है दे आर सेम। तो stability can be checked from the step response, stability can directly be checked from this equation. किसी का कोई क्वेश्चन हो with reference to all these properties? तो अगर आप इस टेबल को देख लें तो ना सिर्फ इस टेबल को याद करना है, याद नहीं करना है, इनफैक्ट इस टेबल को अप्लाई करना है कि आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है and then you are supposed to find the verify all these things. Clear? आपसे एक चीज डिस्कस करनी है, हम कितना पीछे हैं कोर्स में। सो रहे हैं जाग रहे हैं? जाग रहे हैं। तो जाग रहे हैं सर। जाग रहे हैं तो इस तरह इसको देख लें, कोर्स लर्निंग आउटकम्स। तो इसमें ये दूसरा पार्ट भी आज खत्म हुआ है। परफॉर्म टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम LTI systems using convolution integral and convolution sum, impulse response and step response। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म टाइम डोमेन एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? व्हाट इज मेंट बाय एनालिसिस? एनालिसिस का क्या मतलब है? सिस्टम को सर एनालाइज करना, उसके सर देख के समझ में ये कौन सा एनालिसिस का क्या मतलब होगा, क्लियर नहीं जवाब आ रहा। बता चुका हूँ कई बार। देखें प्लीज, यहाँ पे आप कहते हैं ना टाइम डोमेन एनालिसिस, कि सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है और सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स क्या है। बिकॉज फ्रॉम दीज टू रिस्पॉन्सेज वी कैन स्पेसिफाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। एनालिसिस का ये मतलब होगा कि जी एनालाइज करके बताएं कि वो सिस्टम कॉजल है, नॉन कॉजल है, विद मेमोरी है, विदाउट मेमोरी है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, इन्वर्टेबल है, नॉन इन्वर्टेबल है, वो लीनियर है या नॉन लीनियर है, वो टाइम इनवेरिएंट है, टाइम वेरिएंट है। सो विद रेफरेंस टू सिस्टम पूरे कोर्स में यही 6 प्रॉपर्टीज हैं। बट वी से LTI सिस्टम्स, तो LTI सिस्टम्स में 2 प्रॉपर्टीज आपकी ऑलरेडी निकल जाती हैं कि सिस्टम ऑलरेडी लीनियर है, सिस्टम ऑलरेडी टाइम इन वेरिएंट है। फिर अगर आपको सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स पता हो और सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स पता हो, you can specify all the possible properties of the system। ठीक, तो how to find impulse response of any given system। तो यहाँ पे तो हम जितने क्वेश्चंस मिड टर्म तक हैं तो उसमें ये है कि आपको पर
इम्पल्स रिस्पॉन्स पता होगा, गिवन होगा कि ये सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है, देन स्पेसिफाई अदर प्रॉपर्टीज। लेकिन इसी के अगर आप थर्ड में चले जाएं तो इट सेज परफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे तो फिर वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स। पहले इम्पल्स रिस्पॉन्स खुद फाइंड करना है सिस्टम का, उसके बाद वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन यहां तक इम्पल्स रिस्पॉन्स विल बी नोन। ठीक है, सो वी आर डन विद फर्स्ट टू CLOs ऑफ द कोर्सेज। अब यहाँ पे अगर आप इसको देख लें कि PLO1 और PLO2 लिखे हुए हैं, तो PLO1 और 2 भी थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि क्या है अगर आपने पढ़े नहीं है तो। प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स को देख लें, PLOs। द फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग नॉलेज, और वो क्या कहता है, एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स and engineering specialization to the solution of complex engineering problems। complex problem given है, उसको आपने solve करना है by applying, basically you said is knowledge। तो knowledge में आपकी maths भी आएगी, science भी आएगा, engineering fundamentals भी आएंगे और engineering specializations भी आएंगे। Now come back to यहाँ पे कोर्स लेक्चर्स। अभी जो हमने ख़त्म किया, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 10, कॉजल एंड स्टेबल LTI सिस्टम्स, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। अब ये चीज़ रहती है लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस, अलॉन्ग विद लेक्चर नंबर 11, 12, 13, 14। तो हम कम से कम 2 हफ्ते इस कोर्स में पीछे हैं। ये 2 हफ्ते कैसे मेकअप होंगे, अगली जो क्लासेस आएंगी उनमें मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि शुरू की 2-3 क्लासेस हमारी बहुत बुरी गई हैं। ठीक, क्लास तो मेरी तरफ से ओवर है। प्लीज़ नहीं, एक क्विज लेना है, क्विज में अभी अपलोड कर रहा हूँ सर। मेरी वो क्वेश्चन जरा करा देना सर। क्वेश्चंस कराता हूँ, लेकिन क्वेश्चंस के बाद मैं एक क्विज अपलोड करूँगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैं आपको ग्रुप पे मैं SMS भी करूँगा, अपलोड करके उसको आपने मुझे वापस विद इन लिमिटेड टाइम वापस करना होगा। जी, क्विज आसान है, वो तो पेपर में MCQs होंगे, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा क्विज दे रहा हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज कौन सी है, चैप्टर 2 की या 1 की? सर चैप्टर 2 में है सर। 1 में भी रहते, लेकिन पहले 1 तो 2 बहुत को बड़ा है, उसमें कहाँ डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 में आ जाए। चलो चैप्टर 2 में आ जाए। अब आप कुछ नजर ही सर नहीं 2 के बाद 1 भी करेंगे। ठीक है, 1 भी करेंगे, मैं फ्री हूँ, मैं रात तक इधर ही हूँ। जी, चैप्टर 2 में कौन सा क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन नंबर 3। Consider an input with this and impulse response given by this. Determine and plot the output y of n. इसको मैं वर्ड पे करूँगा, आखिरी लेक्चर ये वाला था, अभी जो आखिरी लेक्चर अपलोड किए उसमें। सर इसकी नई फाइल बना दें और हम हमारे साथ शेयर कर दें फिर। ये तो मैं दोबारा भी शेयर करनी पड़ेंगी कि इसमें भी काफ़ी सारी गलती